ट्रिगर है हर एक के चलने के अलग अलग टाइम है, तो उस हिसाब से वॉच कर सकते हैं। तीनों ही कंपनियां बढ़िया है, लेकिन प्रिफर टाटा स्टील है। ओके, आरती जैन जी पूछती हैं, उनको फ्रेश एंट्री करनी है कैनरा बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो आप सजेस्ट करेंगे? कैनरा बैंक बाइंग की जा सकती है, अगर शॉर्टर टर्म व्यू है तो ये लेवल पे बाइंग किया जा सकता है, 118 के स्टॉप लॉस के साथ में करें बाइंग। और टारगेट जो है अमूमन 138 का पहला रहेगा, और 138 के ऊपर निकलते तो 148 से 155 ये शायद हो सकता है कि एक महीने की रेंज या 30 से 45 दिन की रेंज में शायद अपने को देखने को मिल जाए। ओके, एक और सवाल आया है, वो पूछते हैं क्या एक्सेस मल्टी कैप फंड में एसआईपी डेली करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए? दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल ओनली। पर एक्सेस मल्टी कैप फंड अगर आप इसे ट्रैक करते हैं महेश जी, तो कैसा लगता है आपको? सिप के लिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सही रहेगा? नहीं, देखिए एसआईपी करना है तो आपका नजरिया जो है एकदम ही रिस्क एपेटाइट क्या है वो हिसाब से रहता है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सवाल किया मल्टी कैप में एसआईपी की जा सकती है। बट रिस्क रिवॉर्ड अगर आप पूरा एक्सप्लेन करते तो मैं ज्यादा डिटेल में बता सकता था, क्योंकि हर एक का अपना अपना रिस्क है, हर एक के अपने अपने एक्सपेक्टेशन है, और हर एक का अपना अपना किसी को लगता है कि भाई मेरा एकदम ही डाउन होना ही नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड में, तो वैसी स्कीम्स भी अवेलेबल है। बट मल्टी कैप जो है वो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखते हैं तो वहां पे निवेशित किया जा सकता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं, विनीता गुप्ता का है। वो पूछती हैं, वेयर शुड आई बुक प्रॉफिट्स इन विजया? विजया है उनके पास, 1360 में खरीदा है, मार्क्सन्स फार्मा 267 में खरीदा है, और भारत सीड्स 230 में खरीदा है। इन तीनों में प्रॉफिट बुक करना चाहती है, तो किन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करें? देखिए भारत सीट्स और मार्क्सन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आराम से किया जा सकता है, बाकी में थोड़ा वेट करें, मेरे हिसाब से और ज्यादा मोमेंटम मिले तब देखना चाहिए। ओके, अगला सवाल है, वो पूछते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। श्याम यादव जी है। हिंदुस्तान कॉपर शेयर प्राइस जो उन्होंने जिस लेवल पे ख़रीदा है वो 570 रुपीज़ पर शेयर का है। 500 शेयर है उनके पास। टारगेट बता दीजिए प्लीज़। आपने सर टेन्योर तो बताया नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट महेश जी हिंदुस्तान कॉपर का क्या हो सकता है? 570 का बाई प्राइस है। देखिए ये टाइप का जो स्टॉक्स है उसको आपको थोड़ा नजरिया जो है और ज्यादा लंबा रखना चाहिए मेरे हिसाब से। लंबे नजरिए में ये ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो 650 675 एक साल के नजरिए के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। बट ये क्या कमोडिटी प्ले रहते हैं, और जब भी इनका साइकिल होता है तभी ज्यादा रिटर्न भी बना के देने की क्षमता रखते हैं। तो कमोडिटी साइकिल प्ले है। कैसे कभी कभार हो सकता है कि नेगेटिव हो तो थोड़ा डाउन साइड भी जाने का रिस्क रहता है। ओके। बट जब भी ये कमोडिटी साइकिल अच्छा प्ले करता है तो रिवॉर्ड भी अच्छे देता है। तो अभी के हिसाब से अगर आपका एक साल का व्यू है तो 650 675 ये टारगेट मिनिमम आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, रतन कन्वर जी का सवाल है। वो पूछते हैं कजारिया सेरेमिक्स के बारे में। कजारिया सेरेमिक्स के शेयर है उनके पास, 1260 में खरीदा है। प्लीज़ सजेस्ट मी टारगेट एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या हो सकता है? 1260 की खरीद है। देखिए थोड़ी सी खरीदी ये भाव में अगर की है तो मेरे हिसाब से फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्योंकि नीचे का भी थोड़े दिन पहले ये 1000 से नीचे ट्रेड कर रहा था, वहां से 25% ऑलरेडी अप है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर इन्वेस्टर करते भी हैं तो वापस से 1160 1180 ये रेंज आराम से आ सकती है। तो अगर ट्रेडिंग बेट है तो मेरे हिसाब से 1140 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और अपर साइड में हो सकता है कि 1350 1400 की रेंज अपने को देखने को मिले। साल भर का नजरिया रखेंगे तो 1450 से 1500 प्लस ये लेवल ध्यान में रख सकते हैं, और अपर साइड में 1600 तक की इसमें जाने की कैपेसिटी स्टॉक्स में है। महेश जी, आपने पीएसयू बैंकिंग स्पेस की बात की, जो आपने कहा कि डिविडेंड यील्ड भी अच्छा देते हैं और आपको अच्छा लगता है ये स्पेस। कौन से स्टॉक खरीदने की सलाह देंगे आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस में? देखिए महाराष्ट्र बैंक काफी अट्रैक्टिव है, नंबर भी कंटिन्यू ठीक ठाक आ रहे हैं और डिविडेंड भी ठीक ठाक देते हैं। तो ये स्टॉक अगर कभी भी किसी कारणवश डाउन साइड मिलता है तो फिर इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है। बाकी एसबीआई में ध्यान पॉजिटिव बना हुआ ही है, एसबीआई के नंबर काफी अट्रैक्टिव आए थे। अभी आगे एनएससी का आईपीओ है, उसके अंदर वो अपनी होल्डिंग भी ऑफलोडिंग करेंगे, और उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें जो है उनके लिए पॉजिटिव चल रही है। तो ये बैंक काफी बढ़िया कर रहे हैं, और वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो भी काफी बढ़िया जगह है। मेरे हिसाब से ये दो काउंटर है जहाँ पे आप एक्युमुलेट कर सकते हैं किसी भी कारणवश।
जब मार्केट के अंदर थोड़ी सी वीकनेस रहती है तो ये काउंटर को एक्यूमुलेट करने का ट्राई करें। अपसाइड धीरे स्लो एंड स्टडी हो सकता है कि एसबीआई के अंदर 1300 1350 ये रेंज के भी अपने को देखने को मिल सकती है। और ओके। मिनिमम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 100 प्लस के टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। सो 100 प्लस के टारगेट आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए दे रहे हैं और 1300 के आसपास के टारगेट्स आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए दे रहे हैं। प्रदर्शन तो काफ़ी अच्छा इन दोनों ही बैंक्स का रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। यमीन अहमद हमें लिखते हैं रियाद से। वो बोलते हैं उनके पास बर्गर किंग के शेयर्स हैं, 129 के भाव पे लिए हैं। बर्गर किंग्स यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के नाम से ये कंपनी लिस्टेड है। 3 साल से ये होल्ड कर रहे हैं। शैल आई बुक लॉस और एवरेज, कैन आई बाय? कहते हैं मैं इसमें लॉस बुक करूं या एवरेज करूं, आप क्या सलाह देंगे? और अगर मैं इसमें लॉस बुक करके निकलता हूं तो क्या मैं ये पैसा सीजी पावर, NACL जैसे कंपनीज में करंट लेवल्स पे लगा सकता हूं? देखिए, ये स्टॉक्स काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो जब भी अपसाइड मिले इसमें से एग्जिट होने का ट्राई करें। ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा और अपसाइड मिल जाएगा तो आपका लॉस शायद कम हो जाएगा। सीजी पावर जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन वहां पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। और वहां पे ये क्वार्टर के साथ नंबर इतने अट्रैक्टिव नहीं आए थे, बट और जो लॉन्गर टर्म होराइजन है वो वहाँ पे काफी बढ़िया है, तो वहाँ पे भी 1200 तक की रेंज के टारगेट अपने को स्लो एंड स्टडी देखने को मिल सकते हैं। तो काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे पोटेंशियल अच्छा है। और ये रेस्टोरेंट ब्रांड में शायद उतना शायद अभी फिलहाल पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे सबसे जब भी अपसाइड मिलता है तो इसमें से एग्जिट का ट्राई करें। थोड़ा और अपसाइड मिल जाएगा तो आपके भाव से शायद करीब भी आ जाए, तो वो टाइम पे एग्जिट कर ले। ये सीजी पावर जैसे स्टॉक्स है या बाकी जो अभी थीम चल रही है वहां पे भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ पे भी ये अच्छे स्टॉक्स है, थोड़ा कोई भी किसी कारणवश म्यूटेड रहते हैं वहां पे आप ट्राई कर लीजिए। इवन काफी सारे आईपीओ चल रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि जब ये अलॉटमेंट आए 5-7 दिन के अंदर, तो वहां पे भी एक अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो अच्छे आईपीओ में भी अप्लाई करने का सलाह रहता है। चलिए, आईपीओस की बात की आपने, तो 3 आईपीओस तो अभी खुले हुए हैं, मिड बोर्ड आईपीओस। कुछ है जो पसंद है आपको तीनों में से? ये आईपीओ सारे ही काफी बढ़िया है। वहाँ पे लिस्टिंग गेन तो सभी के अंदर अभी के हिसाब से देखने को मिल रहा है। बट अभी जो दूध का आईपीओ गया है मेरे हिसाब से वो एक लॉन्गर टर्म बेट हो सकती है। सिप रॉकेट है वो लॉन्गर टर्म बेट हो सकती है। तो ये टाइप के कुछ काउंटर है जहाँ पे लीप इंडिया है, ये स्टोरी शायद लॉन्गर टर्म प्ले हो सकती है। हालांकि पी थोड़ा हाई है, बट यहाँ पे एक लॉन्गर टर्म स्टोरी प्ले होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो ये टाइप के स्टॉक जहाँ पे स्टॉक्स है जहाँ पे लॉन्गर टर्म स्टोरी प्ले हो सकती है, तो एटलीस्ट लिस्टिंग गेन तो अच्छे खासे बनेंगे ही, और लॉन्गर टर्म स्टोरी भी बनती हुई नजर आ रही है। आगे अपने एक और आईपीओ है ललिता ज्वेलरी का करके भी है, तो वो भी ठीक लग रहा है। तो आईपीओ पूरे पाइपलाइन है, कंटिन्यूस रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसमें भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग गेन अभी के सबसे काफी बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है। अलॉटमेंट शायद हो सकता है कि लॉटरी के कारण से थोड़ा कम मिले। महेश जी, माइक्रो कैप स्पेस जो है वो काफ़ी बजिंग है। अगर हम मार्च के लो से देखिए पूरे बाजार में, तो माइक्रो कैप्स हैव आउट परफॉर्म्ड इवन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप्स। तो माइक्रो कैप स्पेस में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हों जो आपको अच्छे लग रहे हों? देखिए, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है वो काफी बढ़िया कर रही है। और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है जब ऑटो के सेल्स इतने बढ़िया है तो उसका सीधा सीधा फायदा ऑटो कंपोनेंट कंपनी को मिलता है। तो ऐसे ही कंपनी है RACL गियर टेक करके कंपनी है, तो वहाँ पे ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है और मार्केट कैप भी एक ठीक ठाक रेंज में। तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्गर टर्म प्ले के हिसाब से प्ले किया जा सकता है, जहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल जो है, ठीक ठाक अपसाइड पोटेंशियल अपने को ध्यान में देखने को मिल सकते हैं। बाकी बहुत सारे काउंटर है, जैसे टीडी पावर सिस्टम है। अगर ये काउंटर के नंबर शानदार डिलीवर हुए हैं, जी। हमने हमारे क्लाइंट्स को और काफी जगह पे शेयर भी किया था लोअर लेवल में, और गाइडेंस भी कंपनी ने बढ़ाई है। तो ये टाइप के स्टॉक्स अगर आपको थोड़े और डिप में वापस मिलता है, जैसे अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग होता है डिप में मिलते, तो ये टाइप को स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे भी एक 15-20% की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। टीडी पावर के नतीजों के बाद हमने धुआंधार तेजी इस स्टॉक में देखी थी। कल तो ये आई थिंक 15 to 17% अप था स्टॉक। आज भी ये अपनी मजबूती को बिल्कुल बरकरार रखते हुए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है गुरविंदर सिंह जी का है। गुरविंदर सिंह जी पूछते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी पर आपका व्यू क्या बन रहा है? दोनों ही स्टॉक्स में से बेहतर कौन है और आपको क्या पसंद है? अडानी ग्रीन एनर्जी वर्सेस आइनॉक्स ग्रीन।
नहीं, दोनों स्टॉक्स बढ़िया है अपने-अपने हिसाब से दोनों अगर आपका दोनों है तो दोनों के अंदर प्रोपोर्शन करके उसको रख सकते हैं लॉन्गर टर्म प्ले के हिसाब से। बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हम्म, मेरे हिसाब से वो स्टॉक्स जो है वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम्म, और वहाँ पे भी लॉन्गर टर्म प्ले जो है वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लगती है। हम्म, रिसेंटली QIP आया था और वो मेरे हिसाब से यही रेंज में था। तो यहाँ ये स्टॉक्स के अंदर अगर लॉन्गर टर्म 1 से 2 साल का व्यू रखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छे खासे पोटेंशियल है। तो हम्म, ये स्टॉक्स के अंदर भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। बाकी आपके दोनों ही स्टॉक्स बढ़िया है। आइनॉक्स ग्रीन ले लो, अदानी ग्रीन ले लो। हम्म। ये स्टॉक्स ओवर ए पीरियड जो है आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे। बट यहाँ पे ये टाइप के स्टॉक्स में थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। हो सकता है 12 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग जाए रिटर्न कभी-कभार आने में। बट थोड़ा लॉन्गर टर्म रखेंगे ज़्यादा बेनिफिशियल। अगला सवाल अजय का है। अजय पूछते हैं PGEL पर आपका व्यू क्या है, होल्ड या एग्जिट? 800 शेयर है इनके पास, 630 के भाव पे लिए हैं। क्या इसमें कपूर हैंडल का ब्रेकआउट की संभावनाएं बन रही है, ये आपसे पूछ रहे हैं PGEL। देखिए कंपनी के रिजल्ट तो ठीक-ठाक आए थे, बट गाइडेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया दी थी। तो मेरे हिसाब से जब गाइडेंस इतनी बढ़िया है, नंबर एक म्यूटेड थोड़े बहुत हो और गाइडेंस बढ़िया है, तो आने वाले टाइम के अंदर नंबर अच्छे डिलीवर होने के पूरे-पूरे चांसेस बने हुए हैं। लोअर रेंज में यहाँ पे एक 570 के करीब-करीब सपोर्ट बना हुआ है। अपर साइड में वापस से 640, 660 और 675 ये रेंज अपने को शायद हो सकता है कि मीडियम टर्म में देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 570 के बिलो अगर ये स्टॉक्स ट्रेड करते हैं या क्लोजिंग आते हैं तो फिर इसके अंदर वीक जोन में चले जाते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो संगीता का है। वो पूछती हैं कि एस बी डी एल बाइंग एट 76 रुपीज़, DCX इंडिया बाइंग एट 200 रुपीज़। प्लीज़ सजेस्ट इसमें क्या करना चाहिए? DCX इंडिया एट 200 एंड SBDL एट 76। देखिए DCX इंडिया को तो फिर मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ तो वहां पे काफी क्वार्टर से कुछ अच्छा खासा मूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी अपसाइड मिलता है तो वहां पे तो एग्जिट का सलाह रहेगा क्योंकि काफी क्वार्टर हो गए हैं ट्रैक करते हुए। वहां पे कोई एक चार्म जैसा या कुछ अच्छा वहां पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। किसी कारणवश कभी भी अपसाइड मिलता है तो आप एग्जिट का करें, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा काउंटर जो है वो मेरे ट्रैक में नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो है गॉडियम IVF पे। ये रीसेंट लिस्टिंग ही है। समर राय का सवाल है, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन गॉडियम IVF? तो देखिए गेडियम आईवीएफ का जो है ये इंडस्ट्री जो है अपने आप में अच्छा खासा ग्रो करेगी ओवर ए पीरियड। तो मेरे हिसाब से ये टाइप के स्टॉक्स को अगर लॉन्गर टर्म के हिसाब से रखते हैं तो यहाँ से भी एक आपको अच्छे खासे अपसाइड देंगे। हो सकता है एक आधा कोई क्वार्टर है शायद म्यूटेड आवे, एक आधा कोई क्वार्टर अच्छा आवे, बट ओवर ए पीरियड जो है जो ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ है वो काफी बढ़िया है और ये प्लेयर जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्लेयर अपनी जगह रखता है। तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्गर टर्म प्ले के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है हम बहुत सारे सवाल मिस आउट भी कर चुके हैं। ओके, नवीन जी का सवाल, नवनीत जी का सवाल है। नवनीत जी पूछते हैं योर व्यू ऑन कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एंड दीपक नाइट्रेट। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एंड दीपक नाइट्रेट। देखिए केमिकल स्टोरी जो है अभी कुछ दिनों से अच्छा प्ले कर रही है और काफी सारे केमिकल के स्टॉक्स जो है उसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरा ध्यान केमिकल स्टॉक्स के ऊपर पॉजिटिव है। आइदर दीपक नाइट्राइट हो या बाकी सारे गुजरात फ्लोरोकेम हो, कल उसके नंबर आए थे, काफी शानदार आए थे। तो केमिकल स्टोरी जो है अच्छा कर रही है और मेरे हिसाब से केमिकल स्टॉक्स को अभी थोड़ा टाइम और होल्ड करने के लिए जो है जगह है। तो केमिकल स्टॉक्स के अंदर तो ध्यान पॉजिटिव है। थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो ओके, मेरे सबसे अच्छा रिटर्न बना। एक दो क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो शायद एक दो क्वार्टर और अच्छे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो 2 क्वार्टर का नजरिया रख के होल्ड कर सकते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक में अगर देखेंगे तो मेरे सबसे यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस के अगर ट्रेड है तो एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 528 का। अगर ये 528 के बिलो अगर काम करता है तो फिर ये वीक हो जाएगा। अभी के हिसाब से देखेंगे तो 595 से 640 ये रेंज अपर साइड में अपने को वापस से देखने को एक बार मिल सकती है।
ओके, अगला सवाल जो है वो रेमन रियल्टी पे है। वो पूछते हैं, उन्होंने खरीदारी की है रेमन रियल्टी में 690 के भाव पे। व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी नाउ? क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए ऑन डिप्स, या फिर एग्जिट करना चाहिए? 4 से 6 महीने का व्यू है। देखिए ये टाइम रियल्टी सेक्टर में एक इन्वेंट्री का प्ले जब भी रहता है, जब जब इनकी इन्वेंट्री क्लीन होती है, कम होती है, तब इनके अंदर एक अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलता है। तो ये 4-6 महीना नहीं लेके 12-18 महीने का व्यू रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन अच्छी है, कंपनी के पास में काफी सारी लैंड है, तो मेरे हिसाब से ये टाइप को स्टॉक्स को लोअर में अगर मिलता है तो ऐड करना ज्यादा बेटर है। होराइजन थोड़ा बढ़ा के रखे, क्योंकि कब चलेंगे वो नहीं बोल सकते, लेकिन जब चलेंगे तो अच्छा करके देंगे। अगला सवाल जो है जियो फाइनेंस पे है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल में जो खबर आई थी उसके बाद स्टॉक तो मजबूती के साथ खुला था, लेकिन उसके बाद थोड़ा धोखा दे गया। वो कहता है जियो फाइनेंस धोखा दे गया, इंटरडे में मैंने बाई किया था, अब क्या करूं? नहीं देखिए, एक्सपायरी है। आज बीएससी का सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन कुछ ना कुछ वैसी चीजें होती है जो शायद अपन नॉर्मल डेज में नहीं देखते। वही टाइप का इम्पैक्ट रहेगा, ऊपर में सस्टेन नहीं किया। हो सकता है कि मार्केट के अंदर किसी के थोड़ी बहुत और कोई पॉजिटिव न्यूज आने की पोजीशन लिया हुआ रहे, बट रेट वाइज देखेंगे रीजनेबल है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे 285 से 290 ये थोड़े टाइम के अंदर अपने को देखने को मिले। आज के हिसाब से देखेंगे तो 253 के बिलो एक स्टॉप लॉस रखे, वापस अपसाइड आएगा तो 258 262 ये वापस से रेंज बन सकती है। बट इंट्राडे में लगता है कि साइडवेज ही एक बार का रहेगा, या 257 तक वापस बता सकता है। ओके, अखिलेश गोयल जी का सवाल है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है उनके पास, वो कहते हैं मुझे इनके इसके बारे में बता दीजिए। अब क्या बताइए, नहीं पता कितना क्वांटिटी किस लेवल पे, आपने लिखा ही नहीं है, पर फिर भी व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस स्टॉक टेक्निकली? नहीं देखिए, क्रेडिट एक्सेस का जो काउंटर है वो वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। अब टेक्निकल सेटअप आते हैं, थोड़ा सा लो वॉल्यूम रहता है कंपेयर टू अदर काउंटर, बट टेक्निकली भी वेल प्लेस्ड है। 1460 के नीचे का एक स्टॉप लॉस, अपर साइड में 1620 से 1680, ये अपर साइड की रेंज अगर मीडियम टर्म में कभी कभार जब भी मूवमेंट बनेगा तो ये रेंज ध्यान में रख सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव है, तो लंबी अवधि के नजरिए से इसको होल्ड किया जा सकता है। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। पुष्पा का सवाल है, वो पूछती है जीएमडीसी में न्यू एंट्री किन लेवल्स पे कर सकते हैं? देखिए मेरी जीएमडीसी में स्पेसिफिक जो सलाह थी वो शायद 275-280 की रेंज में थी। उसके बाद में स्टॉक्स काफी बहुत अप हो चुका है, तो कुछ सिग्निफिकेंट अगर करेक्शन होगा तभी वहां पे एंट्री बनाने का ध्यान रहेगा। यहाँ पे अगर आपको करना भी है कोई भी ट्रेडिंग बेट के हिसाब से काम करना है, तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। 568 के बिलो स्टॉप लॉस रखिएगा, अपर साइड में वापस से 620 640 ये एक ट्रेडिंग का रेसिस्टेंस जोन जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं। सो महेश जी, आपके रडार पे कौन से शेयर है प्रेफर्ड बेट्स? मेरे रडार पे फिलहाल बैंकिंग और फाइनेंशियल इनमें ही ज्यादा ध्यान बना हुआ है, या फिर अगर देखेंगे फंडामेंटली जो लार्ज कैप है जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इधर भारतीय एयरटेल हो जहाँ पे प्राइस हाइक हुआ है तो वहां पे ध्यान पॉजिटिव है। बैंकिंग जहाँ पे अट्रैक्टिव जोन है, तो ये सारे काउंटर में स्पेस है। वैल्यूएशन जो है थोड़ा जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है रेंज बाउंड है और अट्रैक्टिव जोन में है। बाकी अपन ने पावर स्टॉक्स ऑलरेडी पावर है या एससीएल गियर है वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर चुके। तो स्पेसिफिक अगर फंडामेंटली भी बात करेंगे, डीसीबी बैंक है जिसके नंबर जो है काफी टाइम से कंटिन्यू अच्छे आ रहे हैं। ओके, तो वो अगर आपको एक फंडामेंटली पिक भी करना है तो ये लेवल पे अट्रैक्टिव जोन पे अवेलेबल है, वैल्यूएशन भी काफी सस्ता है, और अब मेरे हिसाब से अपसाइड पोटेंशियल भी ठीक ठाक है। और तो 240 250 ये अपसाइड पोटेंशियल भी है, तो इसको लंबी अवधि की नजरिए से बाइंग करते तो आराम से बाइंग की जा सकती है। महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।